हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केवीआर लर्निंग क्लासेस। मैं आप मेंटोर आपका देवेंद्र कुमार आपके इस यूट्यूब चैनल केवीआर लर्निंग क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। क्या बात है सर, अब बार बार एक ही चीज को अरे दोबारा गुड मॉर्निंग बोल देता हूँ ताकि सबका दिन अच्छे अच्छे शुभ शुभ दिन बीते, ताकि जितनी जल्दी एग्जाम के डेट नजदीक आते जाएंगे वैसे वैसे सबको तो गुड मॉर्निंग की जरूरत पड़ेगी ना भाई, है कि नहीं बात यहाँ पे। तो मैं आपका मेंटोर देवेंद्र कुमार, फिजिक्स मेंटोर और मैथ्स मेंटोर दोनों ही मैं ही हूँ। क्या बात है सर, आप दोनों ही हैं। आप बिल्कुल आपके 45 डेज के अंदर जो है इनके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 12th बोर्ड एग्जाम्स में 2026 में आने के चांसेस हैं उन सब पे डिस्कस करने के लिए आ गया हूं। जैसा कि हमारा प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट फिजिक्स के टॉपिक्स और कुछ इंपॉर्टेंट मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस को, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को हम लोगों ने लिया था, जो कि काफी ज्यादा हाईलाइटेड रहते हैं बिहार बोर्ड के अंदर। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बस हमारे वीडियो पे जा करके वीडियो को देखना है, हमारे चैनल को विजिट करना है, हमारे वीडियोस को लाइक भी करना है और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है, जो भी 2026 में अपीयर होने वाले हैं। और हमारा जो है ऑनलाइन बैचेस भी तुरंत बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, इसलिए जो जो हमारे बच्चे, जो जो हमारे न्यू जो व्यूअर्स हैं वो जल्दी से जल्दी हमारे इस चैनल से जुड़ जाए। और हम जो भी आपको कांटेक्ट नंबर आपको हमारे चैनल पे दिख रहा हो, आप उस कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अपने ऑनलाइन क्लासेस के लिए, ऑनलाइन बैचेस के लिए। ठीक है, तो ज्यादा समय ना लेते हुए आज का जो टॉपिक है वो आज हम लोग कवर करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जैसे लास्ट प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पे बात की थी, और इलेक्ट्रिक फील्ड पे हम लोगों ने बात ये की थी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना। डायपोल की वजह से जो है कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्रिएट किए जाते हैं, कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो 3 जगहों पे हमने कैलकुलेट किया था डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को, है ना। तो डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था हम लोगों ने, एक एक्सियल लाइन पे लिया था यानी कि अक्षीय लिया था, दूसरा इक्वेटोरियल लाइन लिया था यानी कि निरक्षीय लिया था, और तीसरा जनरल पॉइंट यानी सामान्य बिंदु पे कहीं पे भी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है हमारा प्रीवियस वीडियो तो आप प्रीवियस वीडियो जा करके देख सकते हो, बहुत अच्छे से इजी वे में, इजी मेथड में मैंने समझाया है। ठीक है, अब आज की जो बातें होंगी हमारी, वो बातें होंगी कुछ हमारी गॉस थ्योरम से, है ना। गॉस थ्योरम से रिलेटेड आज बातें करेंगे हम लोग, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये गॉस थ्योरम, है ना। तो गॉस थ्योरम से क्वेश्चंस आते ही आते हैं आपके, यानी गॉस के प्रमेय से। तो इसको हमको देखना है, गॉस का प्रमेय, है ना। गॉस का प्रमेय इसको हमें देखना है, तो इस पे बातें होंगी आज, है ना। इससे रिलेटेड, इससे जुड़ी हुई जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी बातों को आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर एनी डिले। आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर नहीं कहेंगे सर, टॉपिक कहेंगे, बिल्कुल सर टॉपिक ही कहेंगे हम लोग। गॉस थ्योरम, उसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, गॉस थ्योरम में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। गॉस का प्रमेय जो कहता है उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक चीज क्या होता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं विद्युत फ्लक्स, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। एक तो इंपॉर्टेंट ये होता है जिसको कि हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और दूसरा हमारे पास होता है इसमें क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश। हाँ, क्षेत्रफल को भी सदिश बोला जाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको। एरिया वेक्टर के बारे में आज हम लोग देखेंगे। ये दो चीजों का आज हम लोग अध्ययन करेंगे, है ना। आज ही नहीं बल्कि आज तो हम पूरा गॉस थ्योरम ही अध्ययन कर लेंगे, क्योंकि गॉस थ्योरम ही आज हमारा मेन गोल है कि गॉस थ्योरम को आज कैसे समझना है ना। तो इन दो चीजों को आज हमें समझने की जरूरत है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको हम क्या कहते हैं, है ना, उसको हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। भाई फ्लक्स कहाँ से आते हैं ये लोग, फ्लक्स लोग। चलिए देखिए, विद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात। तो देखिए, इसको हम लोग लिखते हैं, लिखेंगे विद्युत फ्लक्स को। ज़्यादा तो हम इसके डेफिनेशन में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ फिर भी आपको मैं बता देता हूँ कि जो विद्युत फ्लक्स होता है ना, ठीक है, कहा जाता है किसी भी बंद सतह से, किसी भी बंद
सतह से निकलने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं, कुल विद्युत, है ना, कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं या रेखाओं, रेखाओं ही बोलिएगा, रेखाएं तो नहीं बोलिएगा, रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। समझ रहे हैं बात को? यानी कि कहने का मतलब है इसका हम पहले इंग्लिश भी लिख दें, उसके बाद हम इस पे और भी डिस्कशन करेंगे आज, है ना। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है तो लिखते हैं द टोटल द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फील्ड लाइंस passes through any closed surface। इसका जरूर से ध्यान रखिएगा, क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। क्लोज सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। ये चीज होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होती है बातें, हम लोग किस तरीके से बातें करते हैं इसके बारे में। देखिए फ्लक्स की बात जहां आए, जहां भी हम लोग फ्लक्स की बातें करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जैसे मान लो सपोज करो कि ये हमारा कोई एक सरफेस है, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पे कोई एक सरफेस दे दिया है, ठीक है। ये हमारा मान लो कोई एक सरफेस है, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये भी आपके इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं। देखिए ये सारे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं। तो इसमें क्या है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हो रही है इस सरफेस को क्रॉस करते हुए जा रही है। जैसे मान लो कि अगर ए बी और यहाँ पे ये सी है, यहाँ पे ये डी है, तो कितनी फील्ड लाइंस जो है इसको क्रॉस कर रही है, सिर्फ इस सरफेस को क्रॉस करने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होगी वही फ्लक्स कहलाएंगी। इसके अलावा इसके ऊपर ये जो टच करता हुआ जा रहा है, ये जो टच करता जा रहा है, ये जो टच करता जा रहा है, ये जो टच, ये फ्लक्स नहीं है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो सकते हैं, बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि विद्युत फ्लक्स जो होगा, जो इसको क्रॉस करेगा वही होगा आपका विद्युत फ्लक्स। बाद बाकी जो होंगे वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो सकती हैं। ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, ये भी विद्युत क्षेत्र रेखा है, ये भी विद्युत क्षेत्र रेखा है, ये भी विद्युत क्षेत्र रेखा है। लेकिन फ्लक्स की बात अगर की जाए तो सिर्फ यही दो रेखाएं जो है वो फ्लक्स की गिनती में आएंगी, अदरवाइज बाकी गिनती में नहीं आती है। इसीलिए जब भी हम फ्लक्स को सूचित करते हैं तो पहले फाई से सूचित करते हैं, और यहाँ पे फ्लक्स का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं क्या, आप लिखते होंगे इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, है ना। ये फ्लक्स का फॉर्मूला होता है।
है ना। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए। डी ए क्या है आपका, तो डी ए जो है स्मॉल। अब ऐसा देखिए, ये तो हम बड़े जूम करके हमने दिखाया है तो ना, लेकिन इसमें क्या है, एकदम छोटे से एरिया से भी विद्युत क्षेत्र यहाँ भी है। जैसे मान लो ये पूरा का जो है, जैसे कि ये पूरा का एरिया ए है, ठीक, तो यहां से छोटे से एरिया से ये भी फ्लक्स निकलेगा, ऐसे, है कि नहीं। और भी छोटे से एरिया से निकलेगा, ऐसे निकलेगा, निकलेगा कि नहीं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो निकलेंगी ही निकलेंगी। तो ये चूंकि एक, ये पूरा का पूरा एरिया क्या है, पूरा का पूरा एरिया क्षेत्रफल को हमने ए माना है, लेकिन हम इस छोटे से एरिया को क्या मानेंगे, डीए मानेंगे। यानी डीए का मतलब समझ में आ रहा है कि इस पूरे एरिया का एक छोटा सा एलिमेंट डीए होता है, ठीक है। अगर आपके पास बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, जैसे मान लो कि आप, पृथ्वी आपकी घर है, पृथ्वी आपका घर है, और उस पृथ्वी पर आपका जो घर है जहां पे आप रहते हो, ठीक है, वो आपका क्या है, अगर वो एरिया, अगर सपोज करो कि आप जो है, मतलब कि एक्स मीटर स्क्वायर एरिया में आपने अपना घर बना रखा है, ठीक है। तो मान लो कि अगर हम एक थोड़ा सा इमेजिनरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम ऐसा देखते हैं कि पूरा का पूरा पृथ्वी जो है वो हमारा घर है, और इस पूरे घर का क्षेत्रफल एक्स मीटर स्क्वायर है, मान लो 4 पाई r स्क्वायर है। सपोज करते हैं कि पूरी पृथ्वी जो है गोलाकार है, पूरी पृथ्वी गोलाकार है, तो इसका जो एरिया होगा, गोला का एरिया क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है। बोलो होता है या नहीं होता है, क्लियर है बात है यहाँ पे। तो इस पर अगर मान लो छोटा सा गोला मेरा घर बनेगा, तब मेरा घर बनेगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे भाई, हम इसको लिखेंगे 4 पाई dr² बाई dr, यानी कि ये हमारा घर होगा, ये जो आएगा वही हमारा घर होगा। यानी कि अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट, अगर मान लो कि इस पूरे गोले का एरिया 4 पाई r² जो है ए है, अगर इस पूरी पृथ्वी का एरिया अगर मान लो 4 पाई r² ए के बराबर है, ठीक है, तो इसमें जो छोटा सा घर मेरा होगा, वो इसका पूरा क्या होगा, ए का डीए होगा, ए का क्या होगा, डीए होगा। ऐसे भी हमेशा याद रखिएगा, कभी भी एक बड़ा लार्ज, अगर आपके पास कोई भी लार्ज अमाउंट का क्वांटिटी कोई है, और उसके छोटे से अमाउंट की क्वांटिटी आपको जाननी है, तो आप उसको डीए से रिप्रेजेंट करते हो, इतना दिमाग में बिठा के रखना, ये कॉन्सेप्ट है आपका। तो फ्लक्स भी कुछ इसी तरीके से काम करता है। क्लियर हो गई बातें यहां से। तो देखिए, हमने आपको जो है इन सारी चीजों को मैंने बताया, थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही बोर्ड पे मैंने घसीट दिया, है ना। अब इसको मैं थोड़ा साफ से बना देता हूँ, ठीक है। क्लियर हो गई बातें, कोई दिक्कत वाली बात। चलो भाई, बड़ा हाथ से पोछा लगाते हैं हम। अरे, पोछा लगाने का ना बहुत पुराना एक्सपीरियंस रहा है मेरा, बहुत पुराना। तो समझ में बातें आ गई सबको फ्लक्स के बारे में। फ्लक्स फिगर तो हमने बना ही दिया था, ये फ्लक्स का फॉर्मूला है, आप लोग देख लीजिए, है ना, बढ़िया से आप लोग देख लीजिए। समझ में बातें आई यहाँ पे। चलिए, अब यहां से ये हो जाने के बाद हम लोग बात करेंगे एरिया वेक्टर की, यानी क्षेत्रफल सदिश की बात करेंगे, है ना। चलिए, उसकी भी बातें हो ही जाती हैं, तभी तो कुछ और भी बातें बनेंगी हमारी। तो हम लोग बात करेंगे क्षेत्रफल सदिश की। क्षेत्रफल सदिश यानी एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर की बात करेंगे हम लोग, है ना, यहाँ पे। तो जो एरिया वेक्टर हमारे पास होता है वो क्या होता है, अभी तक आप सुनते आए हैं कि जो एरिया है यानी कि जो क्षेत्रफल है, वो एक अदिश राशि है, क्योंकि भाई हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है। बट आपको जो होता है, जो एरिया होता है यानी जो क्षेत्रफल होता है, वो एक सदिश राशि होती है। क्यों, क्योंकि इसके साथ परिमाण के साथ साथ इसकी दिशा भी होती है, ठीक है। आप बताओगे सर क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, क्षेत्रफल है समझ में आ रहा है, दिशा कैसे होगी, तो दिशा भी होती है। दिशा ये होती है कि अगर मान लो सपोज कि क्षेत्रफल हमारे पास जो भी है, तो पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। तो देखिए, कहता है क्षेत्रफल या किसी भी ज्यामिति आकृति, है ना, हम इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, किसी भी
ज्यामिति, है ना, ज्यामितीय आकृति का क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है ना, एक सदिश राशि होती है क्योंकि उसकी दिशा हमेशा लंबवत बाहर की तरफ बाहर की तरफ होती है। ठीक है, समझ में बातें आ गई। अब हम यहाँ पे करेंगे, है ना, पहले इसका इंग्लिश भी लिख लें डेफिनेशन, है ना, तब ना बात आगे बनेगी, है ना। एनी ज्योमेट्रिकल फिगर, है ना, एनी ज्योमेट्रिकल फिगर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी because its direction is always perpendicular outwards to the surface, है ना, to the surface। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो क्षेत्रफल सदिश आपका होता है, ये क्या होता है कि इसके साथ मैग्नीट्यूड तो होता ही है, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर ले लो आप, है ना, उसका तो मैग्नीट्यूड होता है, सो होता ही है, लेकिन उसकी दिशा हमेशा परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द सरफेस होता है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। जैसे ये मान लो ये पूरा का पूरा बोर्ड है ना, ये बोर्ड जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, एक क्षेत्रफल है, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, आपकी तरफ होगा, है ना, इसका क्षेत्रफल कैसे होगा, डायरेक्शन कैसा होगा, आपकी तरफ ऐसे होगा, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा कुछ हम इसमें बात करेंगे, हम इसमें थोड़ा सा जोड़ेंगे कुछ एक्सिस पे लेकर के, देखिएगा आपको समझ में बातें आ जाएंगी, है ना। जैसे मान लो कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास जेड एक्सिस है, ठीक है। ये मान लो ये एक्स है, ये हमारे लिए जो होता है फ्री छोड़ा गया है कि हम किसको क्या माने, क्योंकि सारे एक्सिस जो होते हैं वो आपके एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं, इसीलिए आप इसको एक्स मानो, उसको वाई मानो, इसको जेड मानो, चाहे इसको एक्स मानो, इसको वाई मानो, इसको एक्स मानो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मान लो कि हम अगर इस एक्स वाई प्लेन में अगर हम कोई भी आकृति बनाते हैं, जैसे मान लो ये हमने बनाया एक आकृति, वर्ग बनाया यानी स्क्वायर बनाया एबीसीडी, ठीक है। तो इसका एरिया जो होगा, एरिया आप क्या निकालोगे, ए स्क्वायर निकालोगे, है ना। और साथ ही साथ इसका डायरेक्शन किधर लगाओगे, देखो किधर है, आउटवर्ड, जेड, है ना, के कैप में है, डायरेक्शन यूनिट वेक्टर बताता है आपका, डायरेक्शन कौन बताता है, यूनिट वेक्टर बताता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, के कैप यहां पे आप लगा दो, है ना, ये चीज होता है। अगर मान लो कि हमने यहाँ पे एक सर्कल लगा दिया, ठीक है, तो सर्कल जब लगाया तो सर्कल का एरिया हो गया कितना, पाई आर स्क्वायर, मान लो आर रेडियस है इसका सेंटर से, है ना, आर, तो पाई आर स्क्वायर, और चूंकि ये
आपका जो है एक्स जेड के प्लेन में है ना, एक्स जेड प्लेन में है, इसलिए इसका डायरेक्शन किधर होगा, जे की तरफ। तो हम इसका जे कैप लगा देंगे। बात समझ में आ रही है यहाँ पे। अगर वही इसका, अगर मान लीजिए कि अगर हम एक सिलेंडर बना दिए, यहाँ पे हमने एक सिलेंडर बना दिया, ठीक है, ये हमने एक सिलेंडर बना दिया, तो इसका कर्व सरफेस एरिया सी एस ए, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, 2 पाई आर एच होगा। और इसका डायरेक्शन ये किस प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में है, और किधर है इसका डायरेक्शन, आई कैप के फॉर्मेट में होगा, आई कैप डायरेक्शन में होगा, यानी हमेशा परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में आपका बनेगा। ठीक है। और ये सिर्फ आपका जो होता है 2D फिगर जब रहता है तो ये आपका ऐसा भी बन सकता है, -a² के कैप लगा सकते हो, फिर यहाँ पे -πr² जे कैप लगा सकते हो, फिर आप इसका -2 π r h आई कैप लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि जो जितने भी आपके 2D फिगर्स हैं, है ना, 2D फिगर्स जितने भी होंगे उनका डायरेक्शन जितना आगे होगा उतना ही पीछे होगा। 3D की बात मैं नहीं कर रहा, 3D में सिर्फ बाहर की तरफ होते हैं, 3D में सिर्फ और सिर्फ बाहर की तरफ, जैसे सॉरी सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर 3D फिगर है ना, तो इसमें जो है आप माइनस ना लगाएं, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। ये सिर्फ आपका सॉलिड है, सिलेंडर सॉलिड होता है ना, खोखला भी होता है, ऐसी बात नहीं है कि खोखला नहीं होता है, खोखला भी होता है, तो खोखला होता है सी ए से लिया है, तो जब सी ए से जब लेते हैं, खोखले लेते हैं, तो हम लोग कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको दोनों ही कंडीशन बता दिया। अगर ये सी ए से वक्र पृष्ठीय, क्योंकि जब सॉलिड होता है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे तो सिर्फ बाहर की तरफ होगा, है ना, ये हमेशा याद रखिएगा। लेकिन जो 2D फिगर्स होंगे, यानी कि जिसके 2 डायमेंशन ही होंगे, ठीक है, उनके उनका जो डायरेक्शन होगा बोथ साइड होगा। जैसे मान लो सपोज मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि कोई भी जैसे मेरे पास कुछ है या नहीं है, रिंग वगैरह नहीं है, यहाँ पे कुछ भी रहता तो मैं आपको समझा देता, बट आप ऐसा समझने की कोशिश करो कि क्या होता है कि जो 2D फिगर्स होते हैं बेटा, वो उसका जो डायरेक्शन होता है वो बाहर की तरफ भी होता है और पीछे अंदर की तरफ भी होता है, ठीक है, जो भी होते हैं, और जो आपके जैसे भी ज्यामितीय आकृति होगी। दूसरी, जो सिलेंडर होता है, यानी कि जो आपका बेलन होता है, ठीक है, वो सीए से निकालते हैं, अगर सॉलिड हुआ तो सिर्फ बाहर की तरफ हुआ, ठीक है, जितना इधर उतना ही उधर। नीचे भी देखो, इसका भी रहेगा इधर, इसका भी रहेगा इधर, इतना इसका भी इधर रहेगा, इधर भी रहेगा, है ना। कर्व सरफेस एरिया भी रहेगा हमारा, आगे गॉस थ्योरम में बड़ा यूज करेंगे इसका, ध्यान से रखिएगा इस चीज का, है ना। तो सभी तरफ, तो इसमें भी आप चाहो तो आप माइनस लगा सकते हो, क्योंकि अगर सीए से लगा रहे हैं तो सीए से लगाने का मतलब है कि हम लगा सकते हैं। और देखो, एक बात और भी आप याद रखना कि जो माइनस का साइन होता है ना, वो सिर्फ डायरेक्शन बताता है आपका कि डायरेक्शन उसका क्या है। अगर माइनस लग गया तो जो हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट जो होते हैं उसके डायरेक्शंस होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो सिर्फ डायरेक्शन की बात होती है हमारे पास, तो हम चाहेंगे तो बना सकते हैं, अदरवाइज आप 3D के लिए, 2D में दोनों अप्लाई होंगे, 3D में सिर्फ एक डायरेक्शन आउटवर्ड। इसीलिए ये देखो, ये बोर्ड जो है ये 3D में, ये सॉलिड है, ठीक है, तो इसका सिर्फ डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा, इधर, है ना, जिधर हम हैं, जिधर आपका कैमरा है, आप जैसे ऐसे बैठे हो, ठीक है, आप ऐसे बैठे हो, हम भी ऐसे खड़े हैं, तो हम आपको देख रहे हैं, तो मेरा एकदम लाइन ऑफ साइट आपकी तरफ जा रहा है, तो लाइन ऑफ साइट जब आपकी तरफ जाएगा तो क्या होगा, यही परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन हुआ जो हमारा लाइन ऑफ साइट हुआ। क्लियर हो गई बातें? गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, अब ये दो पॉइंट्स पे हो जाने के बाद, यही दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं गॉस थ्योरम के लिए, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही जो हैं आपके गॉस थ्योरम में इंपॉर्टेंट आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। कैसे? तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं गॉस थ्योरम पे, जो आज हमारा मेन गोल रहा है ना। तो गॉस थ्योरम की बात करेंगे हम लोग आज, गॉस थ्योरम, ठीक है, यानी गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय। बात समझ में आ रही है? गॉस के प्रमेय पे आज हम लोग बात करेंगे। तो थोड़ा सा इस चीज को समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, ऐसा इसलिए बोल रहा हूं मैं
क्योंकि ये भी वीवीआई है। तो कहिएगा कि सर तो सब तो वीवीआई ही है, आप तो सब वीवीआई बता, हाँ सब वीवीआई बता रहा हूँ, है ना। 45 डेज में तो सारी चीजें वीवीआई ही बताई जाएंगी। अगर इन सब की डिटेल और गहराई से थ्योरी के साथ अगर आपको पढ़ना है तो आप हमारे चैनल को विजिट करके वहां पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर को कॉल करके आप ऑनलाइन क्लासेस की जानकारी ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज आज की बात करते हैं हम लोग। और जानकारी ये भी रहेगा नेक्स्ट जो आपका रहेगा फिर आने वाले टाइम में जो है हम लोग पटना स्थित मुसल्लपुर हाट के आसपास, है ना, जो भी बच्चे रहते हैं तो पटना में ही हम लोग ऑफलाइन सेंटर भी डालने वाले हैं। तो ऑफलाइन सेंटर के लिए भी आप लोग इंक्वायरी कर सकते हो। तो आप हमारे चैनल पे विजिट करोगे वहाँ पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से आप वहाँ पे आप हमारे कंपनी को कॉल कर सकते हो। कंपनी को कॉल करके फिर आप वहाँ से सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हो कि किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस, किस तरीके से ऑफलाइन क्लासेस होंगी, है ना। तो सारी चीज़ें अगर थ्योरी में काफ़ी थ्योरी के साथ बेस्ड गहराई के साथ अगर पढ़ना है तो आपको ये काम तो करना पड़ेगा। अदरवाइज मेहनत जब तक करोगे नहीं, कहा जाता है मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और पता नहीं आगे की लाइन हम भूल गए, हमको नहीं आती है, आगे चलते हैं। चलिए यहाँ पे, है ना। अब यहाँ से बात तो ये होती है कि जो गॉस थ्योरम कहता है ना, सबसे पहले ये चीज हम लोग कहते हैं कि गॉस थ्योरम कहता क्या है। पहले हम इसकी परिभाषा को देख लेते हैं, गॉस थ्योरम की परिभाषा, है ना। परिभाषा क्या है, तो कहता है गॉस प्रमेय के अनुसार गॉस प्रमेय के अनुसार किसी भी बंद सतह से निकलने वाली कुल विद्युत फ्लक्स, निकलने वाली कुल विद्युत फ्लक्स फ्लक्स उस सतह उस सतह पर आ, जो उस सतह पर आवेश रहता है ना, या आप ऐसा लिख सकते हो उस सतह पर वितरित आवेश, है ना, वितरित आवेश आवेश 1/एप्सिलॉन नॉट गुना के बराबर होता है ना, के बराबर होता है। क्या, गॉस प्रमेय के अनुसार, बार बार हमने लिख दिया, गॉस प्रमेय प्रमेय के अनुसार, प्रमेय दोबारा लिखा गया। अच्छा कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे ये डिलीट मार देता हूँ। अब ठीक है, गॉस प्रमेय के अनुसार किसी बंद सतह से, क्या सर आप भी इतना इतना वर्ड कैसे छोड़ देते हैं, क्या करें, छोड़ देते हैं। लिखने का इतना, पढ़ाने का जोश इतना है ना अंदर से कि एक वर्ड आगे बढ़ जाते हैं, है ना। कभी कभी होता है ना, किसी चीज को जब कोई चीज को देखने की क्यूरियोसिटी होती है ना, या कहीं जाने की, देखते हो बच्चा सबको जब कहीं जाने की क्यूरियोसिटी होती है तो कितना एकदम
जैसे सबसे लगता है ना, सबसे घर में सबसे पहले तैयार वो हो जाएगा, घर में सबसे पहले बच्चे को खिलौना दिलाने की कोशिश करो, जाओ मार्केट जाने की जरूरत पड़ती है तो क्या होता है वहां पे, सबसे पहले वो तैयार हो, आई एम रेडी पापा, आई एम रेडी, चलो। अब वहां पे वो जाने के लिए तैयार है पहले, क्यूरियोसिटी। उसी तरीके से मेरे अंदर भी क्यूरियोसिटी, पढ़ाने गॉस थ्योरम जल्दी से जल्दी आने, से सा ग रे म सब छूट जाता है, हो जाता है, सुर बिगड़ जाते हैं, है कि नहीं? फिर भी लयबद्ध तो रहता ही है, सुर बिगड़े तो बिगड़े, लय नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि 45 डेज का ही लय हमें मिला हुआ है। सुर बिगड़े तो बिगड़े, लय होना चाहिए, है कि नहीं बात यहाँ पे? तो कहता है गॉस प्रमेय के अनुसार किसी बंद सतह से निकलने वाली कुल विद्युत फ्लक्स उस सतह पर वितरित आवेश 1/ε0 गुना के बराबर होती है। चलो भाई, अब इसका इंग्लिश सर लिख दीजिए, तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, एनी क्लोज्ड surface is equal to d q by epsilon नॉट। बहुत सिंपल। वाह सर, इंग्लिश में तो बड़ा शॉर्ट में लिख दिए। हाँ, सही बात है, गॉस थ्योरम यही कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो, फ्लक्स का फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, है ना, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो गया। कोई जरूरी थोड़ी है कि एकदम बुक का ही छापना है, बुक का ना छापना, ना ना ना, कभी नहीं, बुक का कभी छापने की कोशिश मत करना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। ठीक है, अब यहां से क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज यानी पासेस थ्रू, गॉस थ्योरम की सबसे बड़ी खास बात यही है कि ये किसी भी तरह के सतह से काम हो जाता है, ये किसी भी सतह की विद्युत क्षेत्र जो है, विद्युत क्षेत्र बता सकता है, किसी भी सतह का विद्युत क्षेत्र ये बता सकता है कि उस क्षेत्र से कितने विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकली हैं, है ना। ये फ्लक्स वही होता है ना, फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, वही होता है। छोटी सी बात अगर बात की जाए फ्लक्स के बारे में, तो जो आपका, हम ये बताते हैं कि जो ऐसा यूनिट होता है फ्लक्स का, वो भी अगर मैं आपको बता दूं, ऐसा यूनिट ऑफ फ्लक्स यानी इसको फ्लक्स बोला जाता है। ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, वैसे मैं इसका जब एमसीक्यू जब करवाऊंगा तो उसमें मैं करवा दूंगा, है ना। ये फ्लक्स का जो होता है, फ्लक्स जो होता है ये आपका इज ऐसा है, ऐसा यूनिट क्या होता है इसका, ऐसा यूनिट आप क्या लिख सकते हो फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का है तो आप क्या करोगे बताओ, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, है ना। ये लिख सकते हो, ऐसा यूनिट लिख सकते हो। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, मैं लिखवा देता हूं आप लोगों को, बट बता दे रहा हूं सारी चीजें। ऐसा यूनिट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, सबसे बड़ी की चीज तो ये है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर मतलब कि यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। अब अदिश राशि है, कैसे बताओगे सर कि आप, कि ये अदिश राशि हो रही है? हाँ, बात तो यहाँ पे ये आ जाएगी कि अदिश राशि कैसे होगी यहाँ पे। तो देखिए बताएंगे, सारी चीजों को बताएंगे हम लोग, है ना। यह एक अदिश राशि है, सबसे पहले तो इन सारी चीजों को देख लेते हैं। फ्लक्स हो गया, गॉस थ्योरम हो गया, तो ऐसा यूनिट हो गया हमारा, है ना। स्केलर क्वांटिटी, यह एक अदिश राशि हो गई हमारी। ठीक है। इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें, ये सारी चीजों को डायमेंशनल फॉर्मूला आज क्यों बता रहे हैं सर आप? पता नहीं, मन कर दिया कि बता देते हैं। ऐसे तो इसको एमसीक्यू में हम लेते,
विमीय सूत्र, लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम नहीं बिताएँगे हम लोग विमीय सूत्र वगैरह लिखने में, है ना? ज़्यादा टाइम बिताने से कोई फ़ायदा है नहीं लेकिन। नहीं? हाँ सर, कोई बात नहीं, आज लिख दिया तो आज हमने लिख दिया ml स्क्वायर t माइनस 2 हो जाएगा, है ना? ये चीज़ हो जाएगा। न्यूटन का mlt माइनस 2 होता है, एक m यहाँ पे लगा हुआ है तो वो हो जाएगा, है ना? समझ में बात आ गई? तो विमीय सूत्र ये हो गए आपके। क्लियर हो गई बातें? अब देखिए यहाँ से मैं बोल रहा था कि सर आप ये कैसे कह सकते हो कि आपका जो है नहीं, अब ज़्यादा ना पेज ये नहीं करूँगा। अब देखो कैसे होता है। हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे यहाँ से बातें आती हैं ये, ठीक है? मान लो सपोज़ करो कि आपका यहाँ पे ये कोई आपका क्षेत्र है। यहाँ से आपके जो है विद्युत क्षेत्र रेखाएँ निकल रही हैं, ठीक है? यहाँ से कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएँ निकल रही हैं, ठीक है? अब ये सारे विद्युत क्षेत्र रेखाएँ निकल रही हैं इससे। अब मान लो सपोज करो बेटा कि यहाँ पे जो है ये इसका अगर हम यहाँ से देखें कि मान लो कि विद्युत क्षेत्र रेखा ये निकल रही है, ठीक? अब मान लो कि यहाँ से इसका एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा है परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में, है ना? इसका परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे। अरे भाई चलो या सर यहाँ से, हाँ अब सही है। ये एरिया वेक्टर मान लेते हैं, ये एरिया वेक्टर हमारे पास, ठीक है? कोई कहेगा सर इसको हम एरिया वेक्टर, तो बेटा इसको भी एरिया वेक्टर अगर मानोगे, सपोज करो इसको भी मानोगे, तो इसको भी हम इसको चढ़ा देंगे। हम लोग ऐसा कर रहे हैं, ठीक है? ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, और ये इसके साथ बेटा थीटा एंगल बना रहा है, बहुत छोटा-सा। क्या बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। तो जो फ्लक्स हमारे पास आएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट, देखो ये आपका एलिमेंट डीए वेक्टर बोलो है छोटा सा। अगर डीए वेक्टर अगर, क्योंकि बाद की बात है तो डीए तो हमारे साथ होना ही चाहिए, ठीक है? ये आपका एरिया वेक्टर डीए वेक्टर बोलो होगा? हाँ सर होगा। तो चलो अब जब ये जो आपका है ये अगर डीए वेक्टर है ना? तो अगर इसके साथ बना रहा है तो ये तो डीए बन गया आपका, और ये चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये एंगल बना रहा है तो ये वाला क्या बन जाएगा हमारा? ई कॉस थीटा बन जाएगा। तो हम इसको ई कॉस थीटा बना देंगे। हम इसी को फ्लक्स को क्या लिख देंगे? ई डी ए कॉस थीटा। समझ में बातें आ गई यहाँ पे? ये चीज क्लियर है बातें? अब यही थीटा जो होता है, आप जो है कभी फ्लक्स का फॉर्मूला ये भी पढ़ोगे, ई ए कॉस थीटा भी पढ़ोगे आप। क्या होता है कि ये जो है आप इस फॉर्मूले से आप अंदाजा लगा सकते हो, इसको भी मैं यहाँ पे लिख दूं तो आप इसी को फ्लक्स को क्या लिख सकते हो? ई ए कॉस थीटा, ये भी लिख सकते हो। वो जब हम छोटा सा एलिमेंट डीए नहीं लिए तब, ए ले लेंगे, क्षेत्रफल ए ले लेंगे तब। अब यहां से अगर लेंगे तब फिर हमें चेंज करना पड़ेगा थीटा को भी, थीटा के रिस्पेक्ट में, फिर डीए को हमको थीटा के रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे, तब जाके इंटीग्रेशन लगाएंगे, तब जाके वो करेंगे, तब जाके ये करेंगे। तो ये चीजें होती हैं। तो यहां से जब बातें आती हैं, जब यहाँ पे तो कहेंगे बहुत सारे लोग कि सर यहाँ पे जब डीए है, यहाँ पे जब डी ए है तो ये डी फाई हो सकता है। बिल्कुल डी फाई हो सकता है, एकदम डी फाई हो सकता है ना? क्योंकि हम यहां से बात अगर करेंगे डीए वेक्टर की तो यहाँ पे डी फाई, यहाँ भी डी फाई लगा सकते हैं, एकदम लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते? डी फाई ही लगाएंगे। अगर डी ई कॉस थीटा आ रहा है, डी ए वेक्टर अगर ले रहे हैं तो डी ए ही लगाएंगे। ऐसे भी आपका जब डी फाई बेटा होता है, ई डॉट डी ए होता है, तो हमने याद करो कि हमने डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए को हमने इस तरीके से लिखा है। तो ये फाई इज इक्वल टू हो जाता है आपका ई डॉट डी ए। बात समझ में आ गई क्या? ये हो जाते हैं। अब इसी को अगर मान लो कि हमको ऐसे लिखना है, फाई इज इक्वल टू कॉस के टर्म में, तो यहाँ पे ई डॉट डी ए कॉस थीटा, फिर इसका इंटीग्रेशन होता है आगे चल करके। बात समझ में आ रही है? ये सारी चीजें, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि आपको मैं ये सारी चीजें बता दे रहा हूं, ठीक है? तो बेसिकली जो हमारे पास
ये जो होता है ये स्केलर क्वांटिटी होता है। हम इसको कह सकते हैं फ्लक्स को, हम लोग फ्लक्स जो होता है वो क्या बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बताता है ना। फ्लक्स क्या बताता है आपको, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के बारे में बताता है, इसलिए वो तो मैग्नीट्यूड है ना। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या है, मैग्नीट्यूड है, इसीलिए आप ये कह सकते हो हेंस, अतः ये आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, ये कह सकते हो आप कि विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स फ्लक्स दो सदिशों का अदिश गुणनफल है, अदिश गुणनफल है। ठीक है, ये दो सदिशों का अदिश गुणनफल कहलाता है, यानी कि आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स is scalar product of टू वेक्टर्स। ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज वगैरह में बेटा ये काफी आपकी मदद करेगा। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होते हैं ना वो दो वेक्टर्स के क्या होते हैं आपके, दो वेक्टर्स के आपके जो हैं ये क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, स्केलर कहलाएंगे, है ना। दो वेक्टर्स के स्केलर प्रोडक्ट कहलाएंगे, इसको डॉट प्रोडक्ट आप लोग वेक्टर्स में पढ़े होंगे, है ना। चल, तो इतनी सारी बातें तो हमने कर ली फ्लक्स को लेकर के, यानी कि फ्लक्स क्या है हमारा, फ्लक्स किस तरीके से लिखते हैं, है ना। इस तरीके से मैंने आप लोगों को यहाँ पे भी लिख के दिखाया था, देखो कहीं ना कहीं हम देखो यहाँ पे लिख के दिखाया है, फर्स्ट स्लाइड में ही हमने आपको लिखा था, है ना, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, है कि नहीं बात यहाँ पे। तो यहाँ पे भी मैंने वही काम कर दिया, वाह सर वाह। अब आगे आते हैं, अब आते हैं गॉस थ्योरम पे, जो हमने गॉस थ्योरम पढ़ा है। गॉस थ्योरम कहाँ पढ़ा, यहाँ पढ़ा। गॉस थ्योरम हमने इस पढ़ा है, इसके एसआई यूनिट के बारे में, फ्लक्स के बारे में, एसआई यूनिट के बारे में, इसके विमीय सूत्र के बारे में भी पढ़ लिया, और तो और कैसे ये एक अदिश राशि बनती है उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया। तो विद आपका जो गॉस थ्योरम है ये भी इसी तरीके से होता है। गॉस थ्योरम को प्रूव भी कर सकते हैं, गॉस थ्योरम ना स्टेटमेंट लिखने के साथ साथ ना प्रूव करने के लिए भी कहता है ना। तो प्रूव कैसे कर सकते हो आप, इस चीज को चलो देखते हैं, है ना। गॉस थ्योरम प्रूव कैसे हो सकता है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। सपोज करते हैं कि हम थोड़ा सा कुछ शेप ले लें है ना। मान लो ना कि जो है हम जो है ना एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, एक बनाएंगे सर्कल, भैया आ जाओ सर्कल। इतना पतला सर्कल होगा, कोई बात नहीं, काम चल जाएगा, है ना, काम चलने लायक है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे भाई क्लोज सरफेस की बात करता है हमारा, है ना। हमारा जो है, जो गॉस थ्योरम कहता है वो क्लोज सरफेस की बात करता है। सपोज करो ना आप यहाँ पे कि ये सेंटर है, अच्छा सेंटर हो इतने को पड़ गया, ओ अभी तक शेपे में लटकल है। अब इस शेप सेंटर से यहाँ पे मान लो कि ये क्या रेडियस है, एकदम जिगजैग टाइप वाला रेडियस है, ऐसा रेडियस बनता है ना कि दिल प्रसन्न गार्डन गार्डन हो जाता है मेरा। ठीक है, मान लो कि ये सेंटर ओ है और इस सेंटर ओ पे कोई स्मॉल चार्ज क्यू रखा है, हमने रख रखा है, रखने में तो कोई हर्ज है नहीं। अब ये प्लस क्यू चार्ज जब हमने रख रखा है तो आप एक बात बताओ बेटा, ये सेंटर है ना, अब ये रेडियस है, अब बताओ इस पूरे गोले का जो एरिया होगा, यानी कि एरिया जो होगा, यानी कि क्षेत्रफल जो होगा, यानी कि क्षेत्रफल जो होगा, क्षेत्रफल लिख दिए, वाह क्या बात है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी आधा दर्जन फल, ठीक है, क्षेत्रफल जो होगा, ये फल ही तो है। अमरूद से फ्लक्स निकाल लो, अमरूद से भी निकाल सकते हैं फ्लक्स, यकीन नहीं होता, मैं निकाल के दिखाऊंगा, कभी अमरूद लेकर के आऊंगा, ठीक है।
मॉर्निंग में तो मिल गया तो ठीक, नहीं तो पहले ही फ्लक्स निकाल के दिखाऊंगा क्षेत्रफल से। अब इसका जो क्षेत्रफल तो वो तो 4 पाई r² होता है, मान लो। स्मॉल है आर मानना, कोई जरूरी नहीं है कैपिटल आर मानने की। क्या कोनो दिक्कत? ऐजा कोनो दिक्कत तो है ना है? ये आर रेडियस पर जो है इस गोले का क्षेत्रफल कितना होगा? 4 पाई r²। अब चलो देखते हैं क्या, अगर मान लो इस छोटे से एरिया से विद्युत धारा निकली, विद्युत धारा कर रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकली, ये निकलेगी, ये निकलेगी, ये निकलेगी, सब निकलेगा इस छोटे से एरिया से। यानी कि ये छोटा सा जो एरिया हमारे पास बन रहा है, ये जो छोटा सा एरिया बन रहा है, इसका जो है एरिया वेक्टर भी ऐसा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी इधर और डीए भी इधर, बोलो होगा? भाई छोटा सा एरिया ले रहे हैं ना, पूरा क्षेत्रफल तो 4 पाई r² है ना, छोटा सा एरिया कितना होगा? डीए। विद्युत क्षेत्र भी उतना ही, विद्युत क्षेत्र रेखाएं ई बनेगा, वो डी से उसका काम नहीं होता है, वो जब भी निकलेगा तो एक निकलेगा ना पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अब बताओ कि हम जो फ्लक्स हमने पढ़ा है, फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, पढ़ा है? बोलो पढ़ा है? हाँ सर पढ़े हैं, अभी जस्ट पढ़े हैं, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। यानी कि गॉस थ्योरम, यानी कि गॉस प्रमेय का, गॉस प्रमेय को सिद्ध करें, गॉस प्रमेय को सिद्ध करें। ठीक है, तो गॉस प्रमेय को जब सिद्ध करने की बारी आती है हम लोगों को, तो हम ऐसा कर देते हैं। क्लियर है बात है? चलो अब यहां से क्या होगा कि फ्लक्स इज इक्वल टू, हम लोगों ने ई और इंटीग्रेशन ऑफ डीए जब किया, तो हम लोगों को पता है कि डीए का इंटीग्रेशन होता है ए डॉट में ए, हम लोग को पता होना चाहिए। अगर नहीं जिनको पता है, अगर dx है तो इसका इंटीग्रेशन x होगा। अब x के जगह पे कुछ लगा दो, अपनी मर्जी, है कि नहीं? प्लस सी भी होगा सर, सी। तो यहाँ पे वो काम नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन में मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में हम लोग उतना सी डी जी एफ नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब देखो यहाँ से, अब हम यूजिंग गॉस थ्योरम, है ना, यूजिंग गॉस स्टेटमेंट, है ना, जैसे जैसे लिखने के लिए बता रहे हैं एकदम वैसे वैसे लिखना है एग्जाम में भी, ठीक है, तभी नंबर्स मिलेंगे। यूजिंग गॉस स्टेटमेंट यानी कि गॉस के अनुसार या गॉस के कहे अनुसार। स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? निर्देश देना, स्टेटमेंट अपनी वक्तव्य, है ना। तो सीधे लिखोगे भाई गॉस के अनुसार, ठीक है, ये सारी चीजें। तो गॉस के अनुसार फ्लक्स जो होता है, फाई बराबर क्या होता है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, बोलो होता है? हाँ सर होता है, एकदम होता है। ठीक है, हमने इतना ले लिया। अब देखिए यहां से, हमको लाना तो यही है, हमको गॉस प्रमेय को प्रूव करना है ना, हमको लाना तो यही है ना, अल्टीमेटली लाना तो ये है। तो जब लाना हमको ये है कि फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट लाना है, तो क्या फाई इज इक्वल टू हम ई और डॉट में यहाँ पे हम 4 पाई r² लगा सकते हैं, बोलो? ऐसा तो कर ही सकते हैं। अच्छा, क्या हम अब फ्लक्स को, ई को, हम लोगों ने कहीं फॉर्मूला, शायद हमको याद है कि हमने कभी तुम लोगों को पढ़ाया है, आप लोगों को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q/r², शायद हम कहीं पढ़ाए, हमको याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। क्या पढ़ाए हुए हैं हम? हाँ सर पढ़ाए हैं, तो पढ़ाए हैं तो मुंह क्या देख रहे हो, पुट करो यहाँ पे फटाक से। 1 बाई कितना हो जाएगा? 4 पाई r एप्सिलॉन नॉट, और इंटू में क्या पुट करोगे? Q/r²। और ऑलरेडी एगो यहाँ पे 4 पाई r² पड़ा हुआ है, चलो पुट कर दिए, मारो धड़ाधड़, ये कटा, ये कटा, ये कट गया, तो बचा क्या? फ्लक्स इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट। देखो अलाइनमेंट दोनों का हो गया। क्या अलाइनमेंट हमने किया, देखो तो ऐसा अलाइनमेंट होता है जल्दी, देखो प्रूव यही करना था, हमने ये कर दिया स्टेटमेंट के अनुसार।
है कि नहीं बात? आ गया ना प्रूफ, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, अतः सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हुआ। समझ में बातें आ गई? सिद्ध हो गया। तो यही चीज प्रूफ करना था हमें। ठीक है, तो हमने क्या देखा? हमने गॉस थ्योरम को देखा, जो आज हमारा गोल था उसको हमने देखा यहाँ पे। और ये एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आप लोग ध्यान से इस चीज को देखना। ये हमने फ्लक्स के बारे में बताया आपको, है ना। आपको जब भी प्रूफ करने की बारी आए ना बेटा, तो आप पहले क्या करना, फ्लक्स के बारे में पहले गॉस के प्रमेय को लिखना, गॉस प्रमेय के अनुसार इंग्लिश वाले जो भी हो, हिंदी वाले जो भी हो, वो लिखना। उसके बाद आप क्या करना, आप डायरेक्ट ये फिगर नहीं, ये फिगर बना देना। और इस फिगर को लेकर के, है ना, देखो यहाँ पे हमने प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम लिखा है ना, ये आप पूरा का पूरा प्रूफ कर देना, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर बेटा, तो आप लोग ना ध्यान से इस चीज को देखना, आप लोग, है कि नहीं बात यहाँ पे, और ध्यान से समझना। जब मैं नेक्स्ट क्लास में आऊंगा, यानी कि जब हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, यानी मेरा जब नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो उसमें हम लोग गॉस प्रमेय के अनुप्रयोगों को देखेंगे, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम हम लोग देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग को थोड़ा सा करना पड़ेगा इंतजार, और अगर हमारे चैनल पे नए हो तो करना पड़ेगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबाना पड़ेगा। और जो भी आपके छोटे भाई बहन जो 2026 में बोर्ड एग्जाम्स में अपियर होने वाले हैं या खुद भी अपियर होने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रहेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको जाए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।